आज कांग्रेस के यूथ ब्रिगेड ऑफिस में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिली है। ये जो माहौल है अभी वो इसलिए बना हुआ है कि आईओएसी के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप छूट के आए हुए हैं। असली शुरुआत होती है 20 फरवरी को एक प्रोटेस्ट होता है आईओएसी का अगेंस्ट इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर, तो जिसमें आईओएसी के जो नेता है वो भारत मंडपम में चले जाते हैं और वहाँ एक अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते हैं, एक शर्टलेस प्रोटेस्ट जिसमें वो कहते हैं पीएम इज़ कम्प्रोमाइज्ड। तो उसके बाद पकड़ दकड़ आईओएसी के खिलाफ शुरू होती है और आधे दर्जन से ज़्यादा आईओएसी के लीडर और कार्यकर्ताओं को अंदर लिया जाता है। इसके बाद आईओएसी जो है अपना सत्याग्रह कार्यक्रम चालू करती है अपने ऑफिस में। पिछले 12 दिनों से लगातार चालू है, आज 13वां दिन है प्रोटेस्ट का। लेकिन एक खुशी की लहर देखने को मिली है उदय भानु चिप के छूटने के बाद। हम आज उदय भानु चिप से बात करेंगे फेस टू फेस कि क्या है इस प्रोटेस्ट को लेकर, उनको छूटने को लेकर और आईओएसी के आगे के प्रोग्राम को लेकर। सो आप बाहर आए हुए हैं रिसेंटली जेल में, तो कैसा रहा ये जेल में? क्या लोग आपसे कौन लोग मिल के आए? तो बहुत सारे, क्या आपको कहा गया कि मेलो डाउन हो जाइए, ये जो ट्रेल आपने पीएम इज कम्प्रोमाइज कहा, तो क्या था सफ़र के त्योहार में थे आप? सफ़र था, संघर्ष था, वो हमने किया, वो हमारा काम है करना। अ, ये जिस तरह से आपने कहा 20 फरवरी से शुरू हुआ और जिस तरह से हमारे बहादुर जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया एआई समिट में, और पीसफुल प्रोटेस्ट में उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं, और यही कारण है, ये जानते हुए कि ये जो यूएस के साथ जो ट्रेड डील हो रही है, ये ट्रेड डील के बाद हमारे देश के किसानों को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, उनको बहुत भारी नुकसान होगा। देश के काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें टैरिफ पड़ रहा है, बांग्लादेश को नहीं पड़ रहा है, तो देश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उनको भारी चोट पड़ेगी। डाटा से हमारे देश की सिक्योरिटी और जो हमारा मेन एसेट है आज की दुनिया में डाटा, वो हमने फ्री में उनको दे दिया। चाइना जैसे देश जो हैं अपना डाटा किसी भी दुनिया के देश के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, लेकिन हम अमेरिका को फ्री में दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल नुकसान हमारे देश के लोगों को है और देश को है, और इसी इशू को उठाने के लिए यूथ कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट किया था। एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, जो हमारा हक है, जो संविधान हमें हक देता है, और उसको लेफ्ट राइट करके गोलमोल करके बीजेपी सरकार ने उसको हाईलाइट करने की, डिफेम करने की कोशिश की। पर सच यही है कि यूथ कांग्रेस ने वो प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि जो यूएस ट्रेड डील से देश के किसानों के साथ नुकसान होने वाला है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लोगों को जो बेरोज़गारी होगी, उन लोगों को जो नुकसान होने वाला है, डाटा शेयरिंग जो आपने कर दिया, अमेरिका को फ्री में दे दिया, उससे जो देश को नुकसान होने वाला है, उसके विरोध में हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया। तो आप कह रहे हैं कि एक जो आपने कहा कि किसानों के हित में नहीं ये डील थी, तो उसको लेकर आपने प्रोटेस्ट किया। काफ़ी रोम में रहा ये प्रोटेस्ट, जो कहा गया कि जो वेन्यू था समिट को लेकर, जैसा हम सुनते रहे, सही नहीं था। तो टाइमिंग क्या, इसके पीछे प्लानिंग क्या था आपका, और जो आपका मोटिव था, क्या वो आप समझते हैं कि पूरा हुआ? मोटिव यही है कि हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मोटिव यही है कि ये जो किसान विरोधी ये जो डील है, इसको रोकना चाहते हैं, इसके खिलाफ इसको रोकने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब सिंपल सी बात है, कोई कुछ वेन्यू जो है हमारे देश में था, एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में हमें राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रोटेस्ट और भी देशों में बहुत जगह हुए हैं। ऐसे प्रोटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम जब इंडिया में हुई थी, जब यूपी की सरकार थी, तो बीजेपी वालों ने यही शर्ट खोल के प्रोटेस्ट किए थे, पर फर्क इतना था, तब उनको जेल में डालकर उनको एंटी नेशनल नहीं बोला गया। और अब सेम चीज़ अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार में हो रही है, तो अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडे करने की कोशिश की जा क्या रही है। उदय जी, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकली ये बैकफायर कर गया? क्योंकि ऑलरेडी जो थी बीजेपी गवर्नमेंट बैकफुट थी, देयर वाज सीरियस लैप्सेस इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, और गलगोटिया फियास्को और वो भी चीज़ें थी, ऑलरेडी गवर्नमेंट बैकफुट पे थी। तो ये प्रोटेस्ट क्या ऑलरेडी प्लान था? इसके पीछे आपकी क्या राय बैकफायर है? बैकफायर करने की कोशिश उन्होंने की होगी, जो क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी गवर्नमेंट जो था वो बैकफुट पे जो था बीजेपी इश्यूज से। सरकार को ईगो मसाज करते होंगे। जो लोग देश को समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि देश के किसान जो हैं, हमारे देश के भारतीय हैं, उनको अगर चोट पहुंचाने की कोशिश बीजेपी सरकार करेगी तो वो गलत है, उनको वो बैकफायर नहीं किया। हाँ, जो लोग बीजेपी सरकार को खुश करना चाहते हैं, उनको ईगो मसाज देना चाहते हैं, उनके लिए उनको लगता होगा बैकफायर किया। पर देश के लिए प्रोटेस्ट करना ये बिल्कुल सही समय था, और ये बिल्कुल
ज़रूरत है। हमारे देश के किसान को किस तरह से आप इग्नोर कर सकते हो? हमारे देश का एक नारा है, जय जवान जय किसान। और आपने किसानों के साथ अगर आपकी हिस्ट्री देखी जाए बीजेपी सरकार की पिछले 12 सालों से, तो आप देख सकते हैं किसानों के साथ कुछ ज़्यादा रुचि इनकी है नहीं, या किसानों की बेहतरी के लिए ये सोचें या कुछ करना चाहें, ऐसा भी कुछ है नहीं। यही कारण है कि किसानों ने इनके खिलाफ पहले भी प्रोटेस्ट किए थे, देश के किसानों ने, जो 3 काले कानून लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन तब भी अपनी गलतियां नहीं मान रहे थे। तो ये किसानों को बार बार टारगेट किया है इस बीजेपी सरकार ने, ये पहली बार नहीं है। और जब ये किसानों को टारगेट करते हैं तो ये देश को टारगेट करते हैं, और जब कोई देश को और देश के किसानों को टारगेट करेगा तो यूथ कांग्रेस तो उनके लिए आवाज़ बनेगी। उदय जी, हमने देखा आपके साथ बहुत सारे आईओएसी के जो आपके वर्कर्स है, लीडर्स है, उनको लिया गया। क्या वो सब छूट गए? क्या पकड़ दकड़ का जो मामला चला था उसके बाद जो आपके शर्टलेस प्रोटेस्ट हुआ था भारत मंडप में, वो अब रुक गया है, थम गया है? तो क्या है केस तो स्टेटस? चल रहा है, केस जो है जुडिशरी में चल रहा है। छूटे हुए हैं वो सारे हाँ, साथी कुछ जो आपके लोगों साथ को कुल 9 थे कल आप तक समय? कल तक मुझे लगता है 12 लोगों को बेल मिली है, जो टोटल लोग जो हैं। दे आर आउट नाउ? हाँ, कुछ वेरिफिकेशन का रहा होगा, लेकिन कल तक बेल ऑर्डर जो अनाउंस होता है, 12 लोगों को बेल मिल चुकी जेल है। में आपके साथ क्या बातचीत हुई? कोई लोग मिलने आए आपके? इंटेलिजेंस कुछ हमें बता सकते हैं कि क्या कहा गया आपको? थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाइए, कुछ ऐसा, कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ मिलने अभी आए आपको, आपसे अभी पूछताछ? अ, देखिए, इंटेरोगेशन होता है, प्रोसेस है। जो लोग ये प्रोसेस में थे स्टेट की तरफ से, वो अपना काम कर रहे थे, उनको ऊपर से प्रेशर था, हम समझ सकते हैं किस जिस तरह से ये बीजेपी सरकार काम करती है। तो उनके लिए मेरे को कुछ पर्सनल वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं उनको भी क्या प्रेशर झेलना पड़ता होगा। लेकिन असलियत ये है कि हमने पहले दिन भी बोला, हम ओन करते हैं। क्यों ओन करते हैं? क्योंकि ट्रेड डील जो यूएस के साथ हुई है, ये सबसे बड़ा धोखा जो है भारत के लोगों के साथ है। मैं फिर से बोलूंगा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं कि अमेरिका का या ट्रम्प की बात, हर एक बात उनको माननी पड़ती है। पर इस वीकनेस के कारण या इस मजबूरियों के कारण देश के लोगों को नुकसान हो, ये तो सही नहीं है। कुछ इस पे बात हुई? मतलब जेल में जो भी अधिकारी आपसे मिलने आए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, थोड़ा सा इस पे संयम रखिए, तो कुछ ऐसा डायरेक्शंस था? वैसा कुछ ऐसा सच नहीं हुआ त्योहार इंडिया। में किसी से मिले, पॉलिटिकल प्रिजनर से जो भी था, त्योहार में किसी से बात हुई? क्योंकि वो वहाँ सारे भी जे से आप ताल्लुक़ रखते हैं, जे के बहुत इंक्लूडिंग एमपी वहाँ है, तो कुछ तिहाड़ बहुत बड़ा जेल है। अच्छा। तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो वहाँ पे नहीं थे, वो शायद दूसरे जेल में होंगे। लेकिन काफ़ी लोगों से वहाँ बातचीत हुई और कन्वर्सेशन हुआ। और अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ओवरऑल सब लोग यही कह रहे हैं कि ये तो तानाशाही है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अगर राइट हमें नहीं है, तो हम देश दुनिया में बोलते हैं भारत सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर ऐसा हो का तो अगर उसको दबाने की कोशिश की जाएगी तो इसमें कहीं ना कहीं इससे देश की छवि कम होती है। और जिस तरह से जो हमने किया, इससे पूरे देश को, पूरी दुनिया को मैसेज है कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आज भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जो हैं यहाँ चल रही हैं। उदय जी, आईओसी की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा कांग्रेस का बैकबोन माना जाता है। 1960-70 से अगर बात करें, इमरजेंसी के बाद भी जो रोल रहा आईओसी को कांग्रेस बनाने में, वो बहुत बड़ा है। और आपके बहुत सारे स्टलवार्ड्स यहाँ से ही, अंबिका सोनी हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, जो कि अब छोड़ के कांग्रेस चले गए, तारिक अनवर साहब हो, या रणदीप सुरजेवाला हो, और भी राजा वारिंग जो कि पंजाब पीसीसी चीफ है, बहुत सारे। और आपके जो प्रेडिसेसर भी थे, बी श्रीनिवास थे। एक रोल रहा है आईओसी का, एक कन्फ्रंटेशनल, एक एजिटेशनल, जो कि हमने देखा कई सालों से थमा हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद बीवी श्रीनिवास हमने फार्मर एजिटेशन में देखा, कोविड में देखा, वो भी आपके प्रेडिसेसर थे। तो अब आप, क्या आप, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि आईओसी को रोल जो था एजुटेशनल ही होना चाहिए? एजिटेशन तो हमारा कर्तव्य है करना, क्योंकि यहाँ भी हमारे देश के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है। जो देश का संविधान हमारे देश के लोगों को जो ताकत देता है, जो राइट्स देता है, और उसको दबाने की कोशिश कोई भी सरकार करे, तो वहाँ वो उन इश्यूज को रेज करना, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश आईओआईसी का परम धर्म है। यही हमारी आइडियोलॉजी है। और यहाँ कहीं भी ऐसा होगा, हम ये करते आए हैं और करते रहेंगे। इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो हमारा प्राइमरी काम है, हमारा बेसिक काम है। जो भी ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लाती है जिससे देश के लोगों को नुकसान होने वाला है, और अच्छा खासा नुकसान होने वाला है, तो वो पॉलिसीज का विरोध करना हमारा प्राइमरी कर्तव्य है। क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी देश के लोगों के साथ है। अगर देश के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है और तब हम चुप बैठेंगे, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप से दे रहे हैं।
सर आईओआईसी का जो ये प्रोटेस्ट हुआ रिसेंटली सर, एक न्यू लीज ऑफ लाइफ कह सकते हैं हम इसको मिला, एक आईओआईसी का इमेज मेकओवर हुआ। तो ये जो संघर्षपूर्ण चीज़ है, क्या आपको लगता है कि मतलब उभर कर पहले ऐसा कई दशक से आईओआईसी जो है चीज़ें कह रहे लोगों का माना आईओआईसी वो आईओआईसी है नहीं जो हुआ करती थी, तो ऐसी जो प्रोटेस्ट से एक न्यू लाइज ऑफ एक उभर के आप आए सामने ऐसा, तो आगे भी आपका ये रोल हो कि कलीदी रोल इम्पॉर्टेंट रोल हो कि आप ट्रेंड यूजुअली देखा गया है कुछ सालों से आईओआईसी ट्रेंड सेट करता है, एआईसीसी से जो होता है प्रोग्राम अपने आप एक इनिशिएटिव नहीं ले रहा था, लेकिन अब इस इनिशिएटिव से लग रहा है कि जो आईओआईसी यस्टरयर्स का था वो वापस आ गया है। अब काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी भी ऐसा लगता है हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ये हमारा प्राइमरी काम है। कोई भी नीतियाँ जिससे मैंने पहले कहा देश के लोगों को नुकसान होगा उसको रेस करना हमारा हमारा फ़र्ज़ है। और आईवाईसी का एक बहुत बड़ा लेगेसी है। आपने जिन लीडर्स के नाम लिए, और चाहे इंदिरा जी के समय की बात हो, संजय गांधी जी के समय की बात हो, राजीव जी के समय की बात हो, और आज जब से राहुल जी एक इंस्पिरेशन है इंडियन यूथ कांग्रेस के लिए भी और देश के युवाओं के लिए भी, तो आईवाईसी हमेशा आगे रही है। आप सब जानते हैं कोविड का समय आया तो आईवाईसी बिल्कुल फ्रंट में थी लोगों के लिए। यहाँ पे सरकारी मशीनरी फेल हो गई, यूथ कांग्रेस ने तब भी अकाउंटेबिलिटी दिखाया और जितना हो सकता था लोगों के लिए मदद करने का काम किया। और अभी भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है ये कोई मैं नहीं समझता कि हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है। ये एक रूटीन वर्क है जो हमारा कर्तव्य है करना, और ये आगे हम करते रहेंगे क्योंकि यही तो हमारा काम है। थोड़ी सी धारणा बनी हुई है कांग्रेस में भी आईओआईसी जो है सोया हुआ रहता है, ऐसा क्यों? आप उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, हम देखो हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं वो मेहनती हैं। जो सर्कमस्टेंसेस आज हम देख रहे हैं किसी से छुपे हुए नहीं है। ये वो वाला समय नहीं है कि जब आप प्रोटेस्ट करते थे तो आपको नहीं, पॉलिटिकल पॉइंट टेकन, बट आपका एक कर्तव्य हाँ, बनता है कि यूथ में जो नेशन बिल्डिंग में आपका एक रोल है, आईओआईसी का पैगाम कांग्रेस का पैगाम पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, जो आईओआईसी होना चाहिए था वो नहीं है। इस बात को मानते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे लगता है सालों से आईवाईसी के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, वो कामों को मीडिया के थ्रू कितना जनता तक पहुंचाने का काम है उसमें थोड़ा ब्रेक लग सकता है। अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 2018 से यूथ कांग्रेस का एक हिस्सा हूँ, उससे पहले मैं एनएसयू में था, और 2018 से मैं देख रहा हूँ, मतलब संसद घेराव हो, कोई भी इशू हो जो लगता था लोगों के खिलाफ है, यूथ कांग्रेस सड़कों में रही। यूथ कांग्रेस में उसने काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम्स किए। तो मुझे लगता नहीं कि आईवाईसी कहीं ढीली थी। हाँ, उसमें जो उसको एम्पलीफाई करने के जो सिस्टम्स होते हैं, सोशल मीडिया, मीडिया चैनल्स, डिजिटल चैनल्स, उसमें शायद हमें उतना मदद नहीं मिल सका जितना पहले मिलता था। पर ये संघर्ष है, और इस संघर्ष में अगर अभी हम संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? आपने संघर्ष की बात की, जो अभी क्यूरियस हूँ एक चीज़ को जानने के लिए, आपके इंचार्ज है मनीष शर्मा जी, आपकी उपस्थिति में वो दिखे नहीं कहीं, कहाँ थे वो? मनीष जी हमारे इंचार्ज हैं, और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। हम हमें गर्व है उन पे। और मनीष जी का एक रोल है, मैं जब अंदर था तो हो सकता है वो अगर बिल्कुल वैक्यूम ना हो जाए, एक रोल वो संभाल रहे थे, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ आपको नया न्यूज़ मिले। आखिरी सवाल उदय जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप उदय जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो अभी जो हालात बने हुए हैं रिसेंटली, जो ईरान वार के बाद आफ्टर आयतुल्ला अली खामनीज किलिंग, रिस्ट्रिक्शंस लगे जम्मू कश्मीर में, और एफआईआर भी हुआ एक एमपी पे, स्टिंग एमपी पे आगा रुहुल्ला, एंड देन और श्रीनगर के जो फॉर्मर मेयर रहे उन पे, तो उनको कहा गया है कि जो इन्फ्लेमेटरी सोशल मीडिया पोस्ट वो कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है पोस्ट 5 अगस्त 2019 काफ़ी उन्होंने हालात जो बदले वहाँ, तो आप कैसे देखते हैं अभी अपनी स्टेट यूनियन टेरिटरी की सिचुएशन? देखिए, अगस्त 2019 के बाद जब हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, इतिहास में पहली बार हुआ। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी स्टेट को यूटी बनाया, और यूटी को स्टेट ज़रूर बनाते हैं। ऐसा करके बीजेपी ने हम सभी जम्मू कश्मीर वालों के इमोशंस के साथ खेला है, हमें धोखा दिया है। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसमें जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ है, यूटी बनने के बाद फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे याद है 12,000 के आसपास इंडस्ट्रीज थी जे&के में 2019 तक। और जिस तरह से जब यूटी बनाया गया उसके एक साल बाद कम से कम 5,000 इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। उसका कारण क्या था? और
कितने कश्मीरी पंडित भाई जो हैं, कितने लोग जो थे वहाँ पे, जो टारगेट किलिंग कश्मीर में हो रही थी, कितने लोग जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी ट्रांसफ़र जम्मू में करो। 6-7 महीने उनका प्रोटेस्ट चला, किसी बीजेपी वालों ने, बीजेपी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। और हर एक फील्ड में जो है, मुझे लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर को एक एक्सपेरिमेंटल लैब बना के रख दिया। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, कभी ये वाला लॉ लाते हैं, कभी दूसरा लॉ लाते हैं, और ओवरऑल जम्मू कश्मीर की जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल अभी भी हमें बहुत उम्मीद थी कि जब ये इलेक्शन हो गया जाएगा, अब तो सरकार बनेगी, तो कुछ वापिस वो वाले दिन आएंगे जिसमें लोगों के बेहतरी के बारे में सोचा जाए। अभी भी लेकिन बहुत मजबूरन मेरे को कहना पड़ता है, हमारे एजेंडाज थे, स्मार्ट मीटर हम नहीं लगाएंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी जो सरकार है वो उसी डायरेक्शन में चल रही है जो बीजेपी की लाइन थी। उसके बारे में भी सोचना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जो लोगों के डिमांड्स थे, और जो वादे करके हम सरकार में आए थे, हमें वो याद रखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, द फेडरल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।